सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। आज हिंदी व्याकरण में हम एक नया विषय पढ़ेंगे, समास। जो आपने पिछली कक्षा में नहीं पढ़ा, ये आपके लिए एक नया विषय है, इसलिए इसको हम थोड़ा थोड़ा करके करेंगे। चलिए पहले हम पढ़ते हैं कि समास का क्या अर्थ है। समास का अर्थ है संक्षिप्त करना या छोटा करना। भाषा में अधिक शब्दों में कही गई बात को कम शब्दों में कहने की प्रक्रिया समास कहलाती है। यानी किसी भी बात को अगर हमें कम शब्दों में कहना है तो उसे हम कहेंगे समास। परिभाषा: परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों के मेल से उत्पन्न विकार को समास कहते हैं। कि परस्पर यानी आपस में, परस्पर क्या होता है? आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों के मेल से उत्पन्न जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम समास कहते हैं। समास में दो पद होती हैं, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। जो पहला पद होता है वो पूर्व पद कहलाता है और जो बाद में होता है वो उत्तर पद कहलाता है। समास के 6 भेद हैं। पहला है द्वंद्व समास, दूसरा है बहुव्रीहि समास, तीसरा है अव्ययीभाव समास, फिर तत्पुरुष, फिर कर्मधारय और फिर द्विगु। हम फर्स्ट और लास्ट वाला पहले करेंगे आज। द्वंद्व: जहाँ समस्त पद के दोनों खंड क्या होता है? दोनों भाग, जो आगे वाला भी और पीछे वाला यानी पूर्व पद भी और उत्तर पद भी के समान स्तर हों और जिसमें योजक या अथवा योजक का लोप हो वहाँ द्वंद्व समास कहलाता है। देखो इसको समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे रात, ये चिन्ह कौन सा है? इसको हम योजक चिन्ह कहते हैं। रात योजक चिन्ह दिन, यानी जितनी महत्ता रात की है उतनी ही महत्ता दिन की है। पहला पद क्या है हमारा? पूर्व पद। और दूसरा पद क्या होता है हमारा? उत्तर पद। हमने अभी पीछे पढ़ा था ना कि दो पद होती हैं, एक पहला पद को हम कहते हैं पूर्व पद और अभी हमने देखो यहाँ पढ़ा था ना, ये देखो ये लिखा हुआ कि समास में दो पद होती हैं, एक प्रथम पद यानी पहला पद क्या होता है? पूर्व पद, और एक दूसरा पद जिसको हम उत्तर पद कहते हैं। तो रात हमारा पूर्व पद हुआ और दिन क्या हुआ? हमारा उत्तर पद। तो दोनों ही खंड समान हैं, जितनी रात की महत्ता उतनी ही दिन की महत्ता है। तो जिसमें दोनों खंड समान है और योजक चिन्ह का लोप कर दिया, लोप मैंने उसको ख़त्म कर दिया, उसकी जगह या तो हम क्या लगाएंगे? और या। तो रात और दिन दोनों चीज़ें हमारी क्लियर होगी। दोनों पद भी समान है और योजक चिन्ह भी था जिसको हमने लोप कर दिया, ख़त्म करके और लगा दिया। तो रात और दिन। भाई योजक चिन्ह बहन, जितनी इम्पोर्टेंस भाई की है उतनी इम्पोर्टेंस हमारी बहन की है। तो योजक चिन्ह इसमें भी लगा हुआ, योजक चिन्ह खत्म करके हमने क्या लगा दिया? और। भाई और बहन, सुख और दुख। इसी प्रकार आप कितने ही जो आएंगे सारे द्वंद्व समास कहलाएंगे। क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। फिर आता है द्विगु समास। जिस समस्त पद का पहला पद, अब उसमें दोनों पद समान थे और इसमें पहला पद क्या हो? संख्यावाची विशेषण होता है, यानी जिसका पहला पद संख्यावाची हो, मतलब अगर उसको कहें तो गिनती में हो 1 2 3 4 ऐसे, और वह समस्त पद समूह का बोध कराता है और उसी से सारे समूह का बोध कराते हैं। जैसे त्रिभुवन, हम एग्जाम्पल से समझने के उदाहरण से कोशिश करेंगे। त्रिभुवन, त्रि क्या होता है? त्रि होता है 3। तो पहला पद क्या हो गया हमारा? संख्यावाची। तो अंडरस्टूड है, अगर संख्यावाची आ गया 3 लग गया तो ये द्विगु समास है। अगला है शत। शत क्या है? पहला पद यानी 100। शत माने होता है 100, संस्कृत में शत बोलेंगे 100, यानी ये भी हमारा पहला पद क्या आ गया हमारा? संख्यावाची। तो अंडरस्टूड हो गया द्विगु समास। चो यानी 4, तो ये भी संख्यावाची, तो अंडरस्टूड है हमें ये द्विगु समास है। फिर वो कहता है वह समस्त पद के समूह का बोध कराता है, यानी समूह का बोध करा रहा है। यानी 3 भुवन क्या होता है? भवनों का समूह, यानी 3 भवनों के समूह का बोध करा रहा है, पूरे का बोध करा रहा है। शताब्दी, शत मैंने 100 अब्दों का समूह। चौमासा, 4 मासों का समूह।
चार पाई, चार पायों का समूह, तो ये द्विगु समास होता है। यानी जिसमें पहला पद संख्यावाची हो और जो समस्त पद समूह का बोध कराता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं। और द्वंद्व समास में क्या पढ़ा था हमने, जहाँ पर ये पढ़ा था ना कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों समान हो और योजक चिन्ह का लोप करके हमने क्या लगा दिया, और, तो ये हमारा हो गया द्वंद्व समास। तो 2 आज हमने करे, 2 हम कल करेंगे। तो आशा है कि आपको अच्छी तरह ये समझ आ गए होंगे। अगर आपको नहीं समझ आए, कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ये सभी आपने कॉपी में करना है, नोटबुक में अपनी। धन्यवाद।